नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर एक जोरदार उछाल के साथ अप्रैल की शुरुआत होती हुई नजर आई है। आपको याद दिला दें कि मार्च में हमने यहां पर करीबन 7% की गिरावट आते हुए देखी है कच्चे तेल में, और अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो यहां पर 9% की गिरावट के साथ ये भी बंद होता हुआ नजर आया है। लेकिन अप्रैल में क्लियरली ओपेक एंड एलाइज की तरफ से जो सरप्राइज डिसीजन है उसका सीधा असर यहां पर प्राइसेस में। बात करेंगे नेचुरल गैस की, जहां पर भी गिरावट है, और मार्च के महीने में 19% का नेचुरल गैस के प्राइसेस गिरे हैं, और क्वार्टर की बात करें तो 50% का फिसलाव हमने आता हुआ देखा है। सोने चांदी में भी यहां पर मुनाफा वसूली के साथ अप्रैल की शुरुआत हुई है, लेकिन मार्च का महीना और पिछला क्वार्टर काफी बेहतरीन था। तो कैसे शुरुआत करें इस क्वार्टर की, इस पर भी करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ रहे हैं निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह और साथ ही ओएनजीसी के फॉर्मर चेयरमैन आरएस शर्मा। मिस्टर शर्मा, पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ओपेक एंड एलाइज का मीटिंग से पहले ही एक सरप्राइज अनाउंसमेंट आया है कि 1.16 मिलियन बैरल्स प्रतिदिन वो यहां पर कटौती करने वाले हैं मई से लेकर दिसंबर तक। कैसे आप इसे रीड करते हैं, और जो रिएक्शन यहां पर क्रूड ने दिया है कैसे आप एनालाइज करेंगे? मनीषा, थैंक यू वेरी मच। मैं तो आई वाज आल्सो सरप्राइज। आज सवेरे जो न्यूज़पेपर्स में हेडलाइंस देखी, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह में, तो इट इज अ वेरी सरप्राइजिंग मूव एंड दैट टू अनाउंस ऑन अ संडे. So market has been taken by surprise, and I was watching that crude prices have already moved up $3 to $4, and as the markets open, there's a speculation that prices may rise by about $10 a barrel. और है भी ऐसे हालात में जो है काफी शॉकिंग सरप्राइज न्यूज है। जी हाँ, मिस्टर शर्मा, क्या आपको भी लगता है कि आगे जाकर हम एक और सपोर्ट यहां पर आता हुआ देखेंगे? ओपेक एंड एलाइज की जो कटौती है वो 3.7% है ग्लोबल डिमांड का। टर्की से ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स में लेकर चिंताएं हैं। चाइना की डिमांड यहां पर बेहतर होने की उम्मीद है। इंडिया की डिमांड हमने बेहतर होते हुए भी देखी है। कैसे देखते हैं आप इन सबको, और आपको क्या लगता है कहाँ जा रहे हैं प्राइसेस? इसका ऐसा होता है मनीषा, आपके थ्रू, चैनल के थ्रू मैं बाकी भी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये जो तकरीबन डेली की क्रूड ऑयल की जो खपत है तकरीबन 98-99 मिलियन बैरल्स प्रतिदिन की है, और तकरीबन उतना ही प्रोडक्शन भी उसी लेवल का होता है, और जो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है वो इन्वेंट्री वेरिएशन में हो पाता है। लास्ट वीक यूएस की इन्वेंट्री सडनली दे फेल, जिसकी वजह से ये लगा कि शॉर्टेज होगी, तो प्राइसेस थोड़ा बढ़े थे। और अभी ये जो प्रोडक्शन कट जो अनाउंस हुआ है, तो इससे जो क्रूड इन्वेंट्री जो है वो भी एकदम नीचे जाएगी। सबसे बड़ी चीज होती है सेंटीमेंट्स अभी एकदम अग्रेसिव हो जाने वाले हैं, और मैं समझता हूँ कि आज देखिए, आज दिन के अंत तक कितनी और बढ़ोतरी होती है। ऑलरेडी सवेरे सवेरे इतनी प्राइस में इंक्रीज $3-4 तो हो चुकी है। तकरीबन ब्रेंट मेरे ख्याल 80 के लगभग तो पहुंच गया है, और इससे आगे जो है और भी मुझे लगता है कि और ज्यादा बढ़ेगा। तो ये तो चिंता की बात तो है, प्राइस बढ़ेंगे वो तो है। और दूसरी एक और जो मुझे डिस्टर्बिंग न्यूज लगी, मैं देख रहा हूँ कि सऊदी इज गेटिंग मोर अलाइन टू रशिया, विच इज अ लार्जर मैक्रो लेवल पिक्चर। अपना जो इराक जो यूक्रेन वॉर जो है, उसमें यूएस एंड एलाइज, G7, यूरोप, they are getting alienated, and Saudi is aligning with Russia. तो लॉन्ग टर्म तो ये इसका मतलब है ओपेक का जो ग्रुप है और स्ट्रांग होगा, और जैसे सडन अनाउंस हुआ है तो दे कैन टेक मार्केट बाय सरप्राइज। ये भी बड़ी थोड़ी चिंता वाली बात है। एब्सोल्युटली। हम एक मैप यहाँ पर चेंज होता हुआ तो देख ही रहे हैं, और जिस तरह की भी प्राइस मूवमेंट है, इंडिया एंड चाइना को कम से कम यहाँ पर डिस्काउंटेड रेट पे रशिया से काफ़ी क्रूड आता हुआ नजर आया है, और आगे जाकर किस तरह की सप्लाई सैंक्शंस का असर है वो भी देखना होगा। हमारे साथ कुणाल शाह भी हैं। कुणाल, कैसे देखते हैं आप 7% के गैप अप के साथ हमने मार्केट्स खुलते हुए देखे थे, अब यहां से 4 से 5% की तेजी अभी भी बरकरार है, लेकिन जैसे मिस्टर शर्मा कह रहे थे कि ये तो एशियन रिएक्शन है, यूरोप और यूएस भी अभी इसको यहां पर रिएक्ट करेंगे। आप कैसे देखते हैं आज का दिन यहां? जी, दो चीज मैं कहना चाहूंगा। फर्स्ट,
ये जो इन्होंने सरप्राइज कट किया है उसका मतलब ये है कहीं ना कहीं ओपेक प्लस एलाइज एक्सपेक्ट कर रहा है कि आगे जाके डिमांड वर्सन हो सकती है। जो ग्लोबली जो सब सेंटिमेंट्स अभी चल रहे हैं, जो ग्लोबल टाइटनिंग हुआ है उसके कारण हमने एक छोटी सी बैंकिंग क्राइसिस देखी थी। सो ये सब चलते हुए आगे जाके डिमांड बहुत खराब हो सकती है, वो एक्सपेक्टेशन में इन्होंने कट किया है। सेकेंड, दिस इज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल मूव। ओपेक ने कोविड के बाद जो ओपेक ने मैसिव प्रोडक्शन कट किया था, उनको मालूम है हाउ टू मेंटेन द मार्केट। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसा होता था कि जब भी ऑयल मार्केट में हम देखते थे कि प्रोडक्शन कट है या राइज है, वो मॉडरेट 1 मिलियन बैरल या 5 लाख बैरल ऐसा ही आता था। ये सीधा एक साथ 1.8 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन कट। सो दिस इज डेफिनेटली बुलिश फॉर द प्राइसेस गोइंग फॉरवर्ड। जब कोई कमोडिटी में सीधा 2% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई कट किया जाता है, सो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड। सो एक बार $84 जो अभी फिलहाल चल रहा है, वो ब्रेंट $90 $92 जा सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है। कुणाल, ऑल्सो जैसे बाकी का बाजार को लगता है कि सेकेंड हाफ यहाँ पर और भी बुलिश हो सकता है, ज्यादा टाइटनेस यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सभी लोग यहाँ पर अब तक डिमांड की बात कर रहे थे जो कि चाइना से निकल के आ रही है सप्लाई के हिसाब से, और वो भी ओपेक इतनी बड़ी कटौती करेगा उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो आप कहेंगे आगे जाके एक डेफिनेट बुलिशनेस यहाँ पर आ सकती है, कटौती भी है, डिमांड इंप्रूवमेंट की एक्सपेक्टेशन भी है। जी हाँ, आगे जाके ये इसके कारण जो एक साइड पे जो डिमांड डिस्ट्रक्शन हो रहा है, दैट इज कंप्लीटली टेकन केयर ऑफ बाय द प्रोडक्शन कट। बट गोइंग फॉरवर्ड, यस, इट इज गोइंग टू हेड हायर। और ये फिलहाल इसका मेन जो डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा वो इन्फ्लेशन पे आएगा। वेस्ट को चाहिए, यूरोप यूएस को चाहिए इन्फ्लेशन नीचे आए, और जो भी सऊदी और रशिया के जो मूव्स है, मेनली ये जो प्रोडक्शन कट आया है इसमें से 0.5 मिलियन बैरल इज कट बाय रशिया, 0.5 मिलियन बैरल्स इज कट बाय सऊदी। सो आउट ऑफ 1.7 मिलियन बैरल, सीधा 1 मिलियन बैरल तो ये दोनों ने ही कम किया है। सो दिस इज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल मूव रेदर देन आई वुड से एक्चुअल मूव। सो जहां पे वेस्ट को चाहिए इन्फ्लेशन नीचे आए, रशिया को, चाइना को, सबको चाहिए इन्फ्लेशन नीचे आए ही नहीं। सो ये दिस इज टोटल डाइवर्जेंस इन देयर डिसीजन मेकिंग, एंड दिस इज गोइंग टू कॉज अपसाइड इन क्रूड ऑयल फ्यूचर्स। मिस्टर शर्मा, यूएस को नहीं चाहिए कि इन्फ्लेशन ऊपर जाए या फिर क्रूड प्राइसेस भी ऊपर जाएं, उनके तो रिजर्व्स भी यहाँ पर काफी खाली हैं। आपको क्या लगता है वहां से कोई रिएक्शन हम आता हुआ देखेंगे अपार्ट फ्रॉम अ स्टेटमेंट? रिएक्शन अभी तो मैं देख रहा हूँ यूएस की तो जो पॉलिटिक्स तो धीरे धीरे और कमजोर होती जा रही है। तो उनकी पॉलिसीज फेल ही हो रही हैं, तो इसमें क्या बोल सकते हैं, उनके कितना इफेक्टिव होंगे कहना मुश्किल है अभी। पर वो एक चीज़ है जो यहाँ पर वॉच करनी होगी, तो एब्सोल्युटली वो क्रूड ऑयल प्राइसेस जहाँ पर हम ऑलरेडी एक गैप अप ओपनिंग देख चुके हैं और यहाँ पर और तेजी की उम्मीद आगे जाते हुए। ऑफ कोर्स अभी यूरोप एंड यूएस कैसे रिएक्ट करते हैं वो देखना बाकी है। मिस्टर शर्मा, बहुत शुक्रिया आज साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम एनालिसिस के लिए भी। कच्चे तेल से आगे बढ़ेंगे, बात अब गैस की कर लेते हैं, जहाँ पर पिछले महीने 19% और पिछले क्वार्टर में 50% की गिरावट आते हुए देखी है। कुणाल, यहाँ पर क्या व्यू है, इस क्वार्टर की शुरुआत कैसी लगती है आपको? गैस में कोई भी तेजी के ट्रिगर या नहीं आ रहे डेटा पॉइंट्स जिससे हम कह सकते हैं गैस प्राइसेस आर गोइंग टू रिवाइव इन यूएस। मेनली द प्रॉब्लम इज ऑन द प्रोडक्शन साइड। अगर आप देखें यूएस के चारों बेसिन है जो मेन, वहां से प्रोडक्शन लगातार ऑयल और गैस का बढ़ रहा है। सो ऐसे हालत में अगर रॉबस्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है या डोमेस्टिक डिमांड रॉबस्ट नहीं आती है, तो गैस का ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। सो आई थिंक इट विल कीप स्लाइडिंग लोअर। 150 का इंटरमीडिएट बॉटम लग रहा है, 150 के नीचे नहीं जाना चाहिए। ऑल द वर्स्ट आर प्राइसेस इन दोस प्राइस, और उसके पहले बाइंग अवॉइड करना चाहिए। राइट। और सोने चांदी को लेकर अब क्या व्यू है, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर सोने के लिए काफी बेहतरीन गए हैं, आपको लगता है ये वाला क्वार्टर रिपीट परफॉर्मेंस दे पाएगा? यस, आई एम बुलिश ऑन गोल्ड। आज जो नीचे आया है ऑयल का एकदम रॉबस्ट स्पाइक देखा हमने, तो उसके कारण इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन थोड़ा बढ़ जाता है, और जब इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन थोड़ा बढ़ता है तो मॉनेटरी पॉलिसी टाइट ही रहेगी, ये मार्केट इज ट्राइंग टू टेल, और उसके कारण थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आया है, थोड़ा बहुत आ सकता है। $1900 का बॉटम लग रहा है मुझे गोल्ड में, मैक्सिमम 1890, स्लाइटली ब्रॉडर व्यू फॉर द क्वार्टर। 1890 $1900 के नीचे नहीं जाना चाहिए, और निचले स्तरों पे आपको बाइंग करनी चाहिए। सो
आई एम बुलिश ऑन गोल्ड फॉर दिस क्वार्टर आल्सो। तो अगर 1890-1900 पे बाइंग करें तो क्या ऊपर की रेंज बन सकती है फिर इस क्वार्टर के लिए? मुझे लग रहा है कि ये क्वार्टर के एंड तक एक बार गोल्ड $2100 टेस्ट कर सकता है, ऐसा व्यू बन रहा है। ऑलराइट, तो एक बड़ी रेंज यहाँ पर आती हुई, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटीज आपके लिए 1900 के आसपास उभरती हुई नजर आ सकती हैं। बहुत शुक्रिया कुणाल साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो करेंगे कमोडिटी की चर्चा ब्रेक के बाद। नमस्कार और बात अब कमोडिटी की चर्चा की, जहां पर हम गुआर एज अ थीम की कॉन्वर्सेशन करेंगे। 2023 में हमने गुआर गम में काफी उतार चढ़ाव ऑलरेडी देख लिया है। 2022 में भी यहां पर उठापटक कुछ कम नहीं रही, जिसका असर हमने कीमतों और रिटर्न्स दोनों पे आता हुआ देखा। 2023 में गुआर गम ने अब तक 7% तो सीड ने 4% का रिटर्न दिया है। भारत गुआर का दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन ग्लोबल हालात का असर एक्सपोर्ट्स पर भी पड़ा है। ऐसे में इन हालातों को आगे कैसे बाजार पे असर पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स कैसे रहने की उम्मीद है और वायदे से इंडस्ट्री को क्या और कितना फायदा है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राजहंस गम इंडस्ट्रीज के CEO गजेंद्र पारख। गजेंद्र जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। पहले तो गुआर की मूवमेंट पे ही आपसे बात करना चाहेंगे। कोई बहुत एक ऐसा कमोडिटी है जिसके बारे में सब लोग जानते हैं। जिस तरह की तेजी हमने 11-12 में आते हुए देखी, फिर बहुत बड़ी मुनाफा वसूली, फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्रूड को लेकर कैसे हालात रह सकते हैं, से मौसम से लेकर काफी चीजों का इम्पैक्ट यहाँ पर गुआर सीड पर आता हुआ नजर आता है। 2023 का जिस तरह का पहला क्वार्टर रहा है, सबसे पहले तो उस पर आपका क्या व्यू है? फसल को लेकर काफी चिंताएं थी, कैसे देखते हैं आप सभी नंबर्स? नमस्कार मनीषा जी। देखिए, जो गुआर के फंडामेंटल्स हैं वो काफी स्ट्रांग हैं, जैसा कि एज पर पिछले साल भी स्ट्रांग थे, इस साल भी स्ट्रांग है। और एक्सपोर्ट डिमांड भी हम देखें तो पिछले साल से कुछ ठीक है, 5-10%। हालांकि अभी तक नंबर्स जो जनवरी से मार्च तक वो 25 से 27 हजार टन के बीच में रहे हैं। उसी के साथ साथ गुआर गम हमेशा ही काफी वॉलेटाइल रहा है, क्योंकि इसके अंदर जियोपॉलिटिकल टेंशंस, चाहे वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी छोटी से बड़ी घटनाएं होती है, उसका सीधा इम्पैक्ट गुआर के प्राइसेस भी आता है। तो फंडामेंटली भी काफी स्ट्रांग है और उसके साथ साथ वॉलेटिलिटी हमेशा ही रहती है। और जो मानसून की खबरें हैं, जो मानसून पे हमेशा इसके भाव काफी उठापटक हम मानसून सीजन पे भी देखते हैं, तो उसका भी असर रहता है हमेशा इंडस्ट्री पे। किस तरह की मांग फिलहाल आप बनता हुआ देख रहे हैं? एक्सपोर्ट्स तो जैसे आपने बोला कि पिछले साल से कंपैरिजन में थोड़े से फिलहाल यहाँ पर कमी है, लेकिन बहुत जल्दी है अभी ये कहना। भारतीय डिमांड फिलहाल किस तरह की है, किस तरह की अवेलेबिलिटी है मार्केट्स में? देखिए, डोमेस्टिक डिमांड और जो एक्सपोर्ट डिमांड है, दोनों ही मतलब अच्छी कह सकते हैं हम, खराब नहीं कह सकते। और जहां तक सप्लाई के कंसर्न है, सप्लाई का कंसर्न अभी भी बना हुआ है, क्योंकि जो मंडियों में जो अराइवल्स है वो अराउंड 10 से 12 हजार क्विंटल के आसपास है और डेली की खपत है अराउंड 40 हजार क्विंटल। तो सप्लाई का कंसर्न बना हुआ है और स्टॉक से अभी जो सप्लाई आनी है, वो जो अभी के जो प्राइसेस हैं, क्योंकि इस सीजन में ये प्राइसेस 6000 से 6200 पहुंच गए थे, अभी मंडियों में 5400 से 5500 बिक रहे हैं। तो इन भावों में स्टॉकिस्ट अभी भी एक्टिव हैं और अभी सेल करने का उनका कोई मूड नहीं लगा। जैसे आपने कहा, जियोपॉलिटिक्स से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार और मौसम का असर तो हम यहाँ पर होता हुआ देखते ही हैं, लेकिन गुआर अपने आप में काफी बड़ी इंडस्ट्री है गजेंद्र जी। फिर चाहे वो गुआर है, गम है, सीड है, कोरमा है, चूरी है, इन सब के फंडामेंटल्स फिलहाल आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो गुआर गम इंडस्ट्री है वो इंडिया से 90% गुआर गम एक्सपोर्ट होता है, रेस्ट ऑफ इंडिया से अराउंड 10% के अराउंड एक्सपोर्ट होता है। तो जो गुआर गम, तो इसके साथ साथ जो गुआर चूरी एंड गुआर कोरमा, वो भी काफी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट होता है और उसके नंबर्स भी ईयर ऑन ईयर काफी अच्छे हैं। और उसके साथ साथ अपना जो सीड की जो अभी अवेलेबिलिटी है वो कम है और इसके फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है एट द सेम टाइम। ओके, जहां तक गुआर की बात हम करते हैं ना गजेंद्र जी, जब राजस्थान की बात की जाए तो ट्रेडर, स्टॉकिस्ट और मिल वाले कितना होल्ड कर रहे हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे राजस्थान के लोग भी गुआर होल्ड करते हैं, जिस तरह की ये कमोडिटी है, और क्योंकि आप इसको लंबे तक होल्ड भी कर सकते हैं। और जैसे आप कह रहे हैं कि वॉल्टिलिटी यहाँ पर प्राइसेस में काफी ज्यादा रह सकती है, अगर उसे ध्यान में दिया जाए तो फिर ऑन दी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे इसे कैसे हेज करने की राय देंगे? बिल्कुल, जो एक्सचेंज में जितने भी इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स हैं, वो सारे इसको प्रॉपर एक्सचेंज में इसका फायदा भी उठाते हैं और इसको हेजिंग टेक्निक से इसका फायदा उठाते हैं। एज ए मिलर मैं भी इसको काफी अच्छे से, जो सीजन में जब क्वांटिटी मिलती है तो हम उसको एज ए रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू हेज करते हैं।
उसके साथ साथ जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं वो भी इसको हेज करके रखते हैं, क्योंकि जब गम की एक्स्ट्रा डिमांड आती है तो एनसीडेक्स से डिलीवरी भी ले लेते हैं। तो सारे स्टेक होल्डर्स एनसीडेक्स पे ट्रेड भी करते हैं और इसका फायदा भी उठा रहे हैं। और क्योंकि गजेंद्र जी सिर्फ फ्यूचर्स ही नहीं है, ऑप्शंस भी है, इंडेक्स में भी यहाँ पर हमने प्राइस मूवमेंट्स आते हुए देखी हैं, तो कितनी अंडरस्टैंडिंग फिलहाल है और आप क्या कहेंगे कौन से स्टेक होल्डर को कौन से इंस्ट्रूमेंट का फायदा उठाने में यहाँ पर एक बेहतर विकल्प है? देखिए, सबसे पहले मैं फार्मर की बात करूंगा, तो फार्मर भी इसका फायदा उठाते हैं जब भावों के उतार चढ़ाव होते हैं। तो जब ग्वार के प्राइसेस सपोज कीजिए बढ़ते हैं तो फार्मर्स को पता लग जाता है तो वो उसको सेल कर देते हैं। उसके साथ साथ जो एनसीडेक्स के अप्रूव्ड वेयरहाउस हैं उसमें भी फार्मर्स अपना माल वहां भी बेच सकते हैं। और मिलर का भी ग्वार में जो एनसीडेक्स का प्लेटफॉर्म है उसका भी काफी यूटिलाइज रहता है। साथ साथ एक्सपोर्टर्स भी, आज का जो मनीषा जी जो ट्रेड है वो सारा का सारा एनसीडेक्स के भावों पे डिपेंड करता है। हम भी जो ग्वार के प्राइसेस देते हैं वो एनसीडेक्स से आज 50 प्रीमियम दे रहे हैं, 50 डिस्काउंट दे रहे हैं, सबका अपना क्वालिटी के हिसाब से। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो इसका प्रॉपर इसका यूज कर रहे हैं। जी हाँ, जैसे आपने कहा किसान हो, मिलर हो या एक्सपोर्टर हो, सभी लोग यहाँ पर भाव देखते हैं। एक्चुअली जो एक इम्पोर्टर्स हैं दूसरी कंट्रीज में, इवन यूएस मार्केट फॉर दैट रीजन, एक रेफरेंस पॉइंट या प्राइस के तौर पर वो भी एनसीडीएक्स के प्राइसेस यहाँ पर देखते हैं। गजेंद्र जी, अगर आज का ही एग्जाम्पल ले लें जहाँ पर हमने कच्चे तेल में 5% की तेजी आते हुए देखी है, बाजार को मानना है कि बाकी जिस तरह की बढ़त यहाँ पर है उसका सीधा फायदा हमने चाहे 1, 1.5, 2% के हिसाब से ही हो ग्वार में आता हुआ देखा है। तो अगर आगे जाकर बहुत ही स्ट्रांगली कोई फंडामेंटल्स 3-4 देखने हो तो आपके नजर में वो क्या होंगे? देखिए, फंडामेंटल तो स्ट्रांग है, लेकिन 3-4 पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे आज क्रूड के प्राइसेस है, सडनली ओपेक ने 50,000 बैरल्स का प्रोडक्शन कट किया है। वो कट करते ही कैसे क्रूड में एक स्पाइक जंप आया है, और क्रूड और ग्वार का हमेशा ही एक कोरिलेशन रहा है। तो आज उसी का हम देख सकते हैं, आज ग्वार भी काफी तेज है, लेकिन जो कि ये तेजी अभी लिमिटेड है। आने वाले दिनों में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि ईयर एंड भी हो चुका है और अब जो भी स्टॉक है वो स्टॉक से ही बाहर आना है, क्योंकि फार्मर्स के पास अभी बड़ी क्वांटिटी नहीं है। और इसके साथ साथ जो एक्सपोर्ट के डिमांड बढ़िया है ही, हमने इसको फंडामेंटली भी काफी वॉच करते हैं इसको रेगुलरली। तो एक्सपोर्ट नंबर्स भी काफी अच्छे आ रहे हैं। उसके साथ साथ जो अभी हाल फिलहाल जो ग्वार की सप्लाई है वो भी काफी कम है और गम की डिमांड बनी हुई है। ओके, और मौसम को लेके आपको आगे जाके क्या लगता है? ये जो एल नीनो वगैरह की बातें चल रही हैं, जिस तरह के भाव यहाँ पर रहे हैं, आगे जाके अगले साल के लिए बुआई के लिए कोई फीडबैक सुन रहे हैं आप? बिल्कुल मनीषा जी, जैसा कि फोरकास्ट है इस बार एल नीनो रहेगा। वैसे भी ये 4 महीने ग्वार गम के हमेशा ही हैपनिंग रहते हैं मानसून टाइम में। जी हाँ। तो इस बार अगर ग्राउंड पे एल नीनो की अगर थोड़ी सी भी खबरें आती है तो बाजार एकदम से सडन स्पाइक आना चाहिए, क्योंकि हमेशा ही मानसून पे निर्भर रहा है ग्वार। और स्टॉक, पुराना स्टॉक, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक की अपने बात करें तो स्टॉक काफी कम है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो 20 से 30% हमेशा स्टॉक से ग्वार का यूज हुआ है। तो जैसे ही एल नीनो की इफेक्ट आएगा अगर मानसून पे, तो उसका सीधा असर ग्वार के प्राइसों पे पड़ेगा। एक फाइनल सवाल आपसे गजेंद्र जी, और जैसे आपने कहा कि आप अपना ये जो माल है वो भी यहाँ पर हेज करते ही हैं, किसानों को भी करना चाहिए जैसे ही फसल आती है, क्योंकि आगे जाके प्राइसेस कैसे रहें वो ऑलरेडी एक सेंस बाजार में आ जाती है। तो ट्रेडिंग, हेजिंग और डिलीवरी बेस्ड, आपने क्या तीनों ही काम यहाँ पर एक्सचेंज पे किए हुए हैं? आपको सबका एक्सपीरियंस है? बिल्कुल, देखिए ग्वार हमेशा ही एक्सचेंज का एक हॉट कमोडिटी रहा है और हमेशा ही इसके अंदर डिलीवरी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। गम के जितने भी ट्रेड होते हैं सारे एनसीडेक्स पे होते हैं और इसका 50 से 60% इसका एवरी ट्रेडर, चाहे एक्सपोर्टर्स हो गए चाहे मिलर हो गए, इसका पूरा इस्तेमाल करते हैं। और हमेशा ये एक फेयर ट्रेडिंग रही है और इसके अंदर आपको जो जैसे क्वालिटी एनसीडेक्स पे हम क्वालिटी लेते हैं तो उसमें भी कभी कोई कंसर्न नहीं आया है। तो फेयर डीलिंग हमेशा ही एक्सचेंज पे रही है। गजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, तमाम चीज़ें समझाने के लिए भी, फंडामेंटल्स भी, ट्रेडिंग एस्पेक्ट भी, और कैसे यहाँ पर हेजिंग, ट्रेडिंग और एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म का यहाँ पर किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। और जैसे आपने कहा हॉट कमोडिटी रही है गुआर, काफ़ी सारे फैक्टर्स फंडामेंटल्स हैं, और अगर क्रूड से, चाहे मौसम से, चाहे प्रोडक्शन से, एक्सपोर्ट से, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए होती हैं और हमने काफ़ी उठापटक प्राइसेस में देखी है। बुलिश क्यूज यहाँ पर गजेंद्र जी की तरफ से आते हुए, तो उसी लिहाज से आप यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे इसे हेज या ट्रेड भी कर सकते हैं।
सकते हैं। बहुत शुक्रिया गजेंद्र जी साथ जोड़ने के लिए। और इसी के साथ कमोडिटी की चर्चा में आज इतना ही। मुझे भी दीजिए इजाजत, ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो लेकर आएंगे पूरा फोकस यहाँ पर इक्विटी मार्केट्स की तरफ।